अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अस्मा नवाज़। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज एक नशिस्त हमने यहाँ पे इकट्ठी की है। सियासी हलचल मची हुई है, APC मुनक़िद हुई है, क्या फ़ैसले उसके बाद होने जा रहे हैं, क्या सियासी तौर पर कुछ इसका रिज़ल्ट सामने नज़र आएगा या ये भी सिर्फ हवा हो जाएंगी बातें, जैसे जलसा मौलाना फजलुर रहमान ने किया था लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया था। इस हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद गफ़ारी साहब, ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़, और इनके साथ सरदार जलील मोहम्मद दानी, COC पैमरा बलोचिस्तान और रहनुमा PTI। अस्सलाम वालेकुम दोनों मौजूद मेहमानों को बहुत बहुत वेलकम। और जावेद साहब, आपसे बात का आगाज़ करेंगे। APC हर तरफ ये आवाज़ सुनाई दे रही है, सारी सियासी जमातें इकट्ठ हो गया, लेकिन नतीजा क्या बरामद होगा? नतीजा वही होना है जो 2018 में हुआ था, नतीजा वही होना है जो 2019 में हुआ था, और नतीजा वही होना है जो 2020 में हो चुका। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी जब लपेटा था इसको, बहस को, इस APC को लपेटा था, तो उसके अंदर शायद पूरी जो बातें हो रही थी उनको भी साथ ही लपेट दिया था कि उन्होंने कहा था कि कल से, यानी कि 21 सितंबर से जो गुजर चुकी है, उससे उन्होंने कहा था कि मैं आगाज़ करूंगा इस सारी मुहिम का। ये जो हम आज एजेंडा लेके आए हैं, जब हम चार्टर्ड ऑफ डिमांड लेकर आए हैं, ये तमाम 12 जय्यद सियासतदान जो बैठे हुए हैं, हम जो प्लान करके बैठे हुए हैं, हम इसको लेके जा रहे हैं और हम इसको कल से एग्जीक्यूट करेंगे। जो उनका 21 सितंबर को उनका होता है सालगिरह, उनका जन्मदिन था, वो शायद भूल गए फिर कि मैं आज तो पैदा हूँ, आज तो मैं जद्दोजहद नहीं शुरू करूँगा, शायद अब वो बड़े होंगे तो खैर जद्दोजहद पूरी करेंगे या शुरू करेंगे। वो उन्होंने जो अपनी डेडलाइन दी थी उसको अब दूसरा दिन गुजरने के बावजूद कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। उस जो APC के अंदर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो ऐलानात किए थे, जो पर्चियां पड़ी गई थी और उसके बाद पर्चियां चेंज मैं पर्चियों की आपने बात की, आप हमेशा अंदरूनी खबर लेके आती हैं, ये पर्चियों का क्या मौमा है? और ये ये APC जो है सिर्फ सारी पर्चियों पे घूम रही थी, ये पर्चियां आ कहाँ से रही थी, अहकामात कहाँ से आ रहे थे? पर्चियां बहुत सारी आ रही थी, उसके अंदर पर्चियां लाने वाले जो थे वो कौन थे? वो हमारे वजीर इत्तलात रह चुके हैं, हमारे वफाकी वजीर इत्तलात मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा, मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, ये पर्चियाँ लाने वाले थे। मतलब कौन पर्चियाँ लाता है? हमारी ज़बान में तो यही कहते हैं, छोटे लाते हैं। हमारे वफाकी वजीर जो रह चुके हैं इत्तलात के कलमदान के ऊपर, जो हमारे तमाम TV चैनल्स के समझने के मालिक होते हैं उस वक्त के, वो पर्चियाँ ला रहे थे। तो अफसोस की बात, आगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी कि कहाँ से पर्चियाँ आ रही थी, किसकी ख्वाहिश थी, कौन पीछे वो तमाम तर जो चीज़ें ला के उनको प्रोवाइड कर रहा था, वो कौन पीछे स्क्रिप्ट राइटर कौन थे, ये तो और बात की बात नहीं। लेकिन लाने वाले कौन थे? वो मिनिस्टर हमारे थे, जो हमारे मुल्क के अंदर PTV के मालिक रह चुके हैं। एक तरह से हमारे जो सरकारी जितने भी इदारे हैं इंफॉर्मेशन से मुंसलिक, उनके वो सरबराह रह चुके हैं, हमारे एक तरह से साहबियों के कायद रह चुके हैं, क्योंकि उनको बनाया इसीलिए। नवाज शरीफ साहब ने खामोशी तोड़ी, लेकिन खामोशी में उन्होंने इदारों पे जो वाजिया अल्फाज में अपना बयान दिया है कि ये इनको जो हुकूमत में लेकर आए हैं, ये चुनते हैं लोगों को, 3 बार उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर शायद इन्हीं इदारों ने चुना है। क्या आप समझ रहे हैं कि बराह रास्त वो अभी भी इदारे के साथ जो है वो लड़ाई करने के लिए तैयार है? उनको चुना है, उनको चुना नहीं गया, उन इदारों ने लाया है। सबको पता है कि जनरल जो थे उस वक्त ज़ियाउल हक थे, उनके जनरल जिलानी जो थे वो उनको लाए हैं, उनको हाथ से पकड़ के यहाँ पे खड़ा किया। उसके बाद आप फोटोज देखें इस तकरीर के बाद जो बाहर निकली और जो स्पीचेस निकल रही हैं, उसके अंदर लेफ्ट साइड पे आपके जनरल ज़ियाउल हक के बेटे खड़े हैं, और उसके बाद आप क्या बातें कर रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शान में, जो कलमे पढ़ रहे हैं आप उसके बाद आप ये देखें कि आप वीडियो बना रहे हैं उनकी, ज़ियाउल हक के बेटे की शादी की मूवी बना रहे हैं। ये भी एक वीडियो आई थी हमारे सामने, तस्वीर एक सामने आई थी। उसके बाद आप उनके पीछे खड़े होके जनरल ज़ियाउल हक खड़े हैं, जनरल जिलानी खड़े हैं, और पीछे आप इस तरह करके तस्वीर खिंचवा रहे हैं। वही तो लाए थे इनको, और अब बुरा लग गया उनको। अब उनको लगता है कि ये तो लपेटने वाले होते हैं, हालांकि वो बनाने वाले होते हैं, और मियाँ साहब को तो बनाया ही उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन वक्त के साथ उनका बयानिया थोड़ा तब्दील हुआ है। सरदार साहब की तरफ चलते हैं। सरदार साहब, बलोचिस्तान के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। समझा जाता है कि जितनी तरक्याती स्कीम्स और बजट जो है वो पंजाब को दिए जाते हैं या KPK में की जा रही है, क्या PTI की हुकूमत बलोचिस्तान पे भी उतना फोकस कर रही है या नज़रअंदाज किया जा रहा है? अभी तक हमें तो तरक्याती मनसूबे वहाँ होते नज़र नहीं आए। 2.5 साल हो चुके आपकी हुकूमत को, क्या तब्दीली वहाँ पर लेकर आए हैं आप लोग? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबकी कि आप लोगों ने अपने स्टूडियो पे मुझे बुलाया और यहाँ पे मुझे कुछ कहने का मौका मिला। चूँकि जिस तरीके से आप फरमा रही हो कि बलूचिस्तान में तरक्याती काम न होने के बराबर है,
जिस तरीके से पिछले अदवार में NFC अवार्ड में जिस तरीके से बलूचिस्तान को NFC अवार्ड में बराबर का दर्जा दिया गया था, बल्कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बलूचिस्तान को उसी NFC अवार्ड को मद्देनज़र रखकर उतना ही फंड अभी भी मिल रहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, वहाँ पे एक नौमौलूद हुकूमत बन चुका है जिसका कोई भी लीडर नहीं था। और ये कैसे मंजरियाम पे आ गया तो इसका शायद मुझे पता नहीं है, और गफारी साहब इसका बेहतर जवाब दे सकता है। और वहाँ पे जिस तरीके से काम हो रहे हैं, जो तरक्याती काम है उनके मद में जो काम हो रहा है, वहाँ पे सबसे बड़ा करप्शन हो रहा है। सरकार साहब, माजरत के साथ इमरान खान साहब को मालूम था कि ये सब चैलेंजेस उनके सामने आएंगे, वो प्लानिंग के साथ हुकूमत में आए थे, तो बलूचिस्तान को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? बेशक वहाँ पे अक्सरियत नहीं, लेकिन इसके लिए कुछ अलग तरीक़ाकार इख्तियार किया जाना चाहिए था, जो कि बाकी दो जमातों के दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान को इग्नोर किया गया। वहाँ की आवाम ये चाहती है कि उनको भी अहमियत दी जाए। PTI क्या तब्दीली लेकर आ सकती थी और क्यों नहीं ला सकी है? अच्छा, जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से नवाज शरीफ अभी चीख रहा है कि भाई यहाँ पे खान साहब को इदारों ने लाया है। अभी मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि एक बंदा जो अगर उसके बैकग्राउंड पे आप जाएंगे, वो उसमें पॉलिटिशियन वगैरह कोई भी नहीं थे उनके ख़ानदान में, वो खुद एक SHO था। जब उसने नौकरी छोड़ दिया तो वो जब जनरल ज़िया-उल-हक के करीब आ गया, वहाँ से वो हमारे मुकद्दर की फैसलाकुन शख्सियत बन गया। और जिस तरीके से पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटा गया है, यहाँ पे नवाज शरीफ ने या जरदारी ने या मुख्तलिफ अदवार में, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान माशाल्लाह का पैदावार नहीं, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की इंतखाब है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान को जिस तरीके से इग्नोर किया गया था मुख्तलिफ अदवार में, अभी चूँकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं, लेकिन NFC अवार्ड में बलूचिस्तान को इस टाइम भी पूरी उसकी हकूक़ मिल रहा है। और चूँकि पहले हम लोग देखते थे जब नवाज शरीफ की हुकूमत आती थी, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनता था, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती थी, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनता था। और खान साहब ने एक ऐसे गवर्नमेंट के साथ जो उसकी गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि उसकी पार्टी से वज़ीर आला नहीं बनाता, लेकिन उसके साथ दे रहा है जो आपको देखिए सरदार साहब, अब सिंध को भी आप छोड़ दें, वहाँ पे भी अगर आपकी हुकूमत नहीं, कराची की क्या हालत हमने देखी, बलूचिस्तान को भी छोड़ दें, तो क्या सिर्फ पंजाब के प्राइम मिनिस्टर हैं? ये पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्हें अब कोई ना कोई 2.5 साल के बाद कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना, इन चीज़ों का तो जवाब देना पड़ेगा। एक ये भी देख लें कि आप कह रहे हैं कि बाप को फौरी तौर पे बनाया गया, बाप बनी है, उसके अंदर सारे जो सियासतदान हैं वो सीजन है। आप बाकी लोगों को देखें और आप ये देखें कि सादिक संजरानी इस वक्त चेयरमैन सेनेट है, उनका ताल्लुक बाप से। आपके सारे जितने भी मोहरे हैं उसको मजबूत करने वाले, उनका पूरा ताल्लुक उसमें बलूचिस्तान में किरदार है। आप सारे मिल के बैठे, वहाँ पे आप मखलूत हुकूमत है, वहाँ पे कोई सिर्फ बाप की तो नहीं है, या वहाँ पे आपकी चलती रहो सिंध की तरह, वहाँ पे तो आपकी सारी चलती है, वहाँ पे सारे आपके एक उसमें जहाँ कमाल हुए काल की जरूर है, इत्यादि हमारे है, अली भी हमारे है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें नए चेहरे बहुत कम है, लेकिन उस बाप में वही पुराने चेहरे हैं जिनके बाप सरदार साहब, अगर पुराने चेहरों की बात करें तो जावेद साहब बेहतर बता देंगे। इमरान खान के इर्द गिर्द भी सारे पुराने चेहरे ही घूम रहे हैं, फवाद चौधरी से लेकर सारे पुराने चेहरे घूम रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि ये तब्दीली कहाँ है? बिल्कुल, ये आलत की तकाजा है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर KPK में वहाँ पे हकीकी मानों में जमहूरियत आ चुका है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे MPA MNA बन चुके हैं जो पहले उनके ख़ानदान में कोई भी नहीं था। और अभी तब्दीली आई, BRT का क्या हाल हो गया जावेद साहब? वहाँ पे ये तब्दीली हमें चाहिए थी, गाड़ियों को अभी आई आते ही वो BRT मंसूबा एक तो बहुत डिले हुआ, फिर करप्शन का बहुत ज्यादा उस पे हो गया, फिर मंसूबा सही से चल नहीं सका। हम बड़ा कोई जबरदस्त सेटअप लेके आ रहे हैं, हम ऐसी सर्विस ला रहे हैं जिससे पाकिस्तान का भला हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा चेंज हो जाएगा। क्या सर्विस लाए आप? उल्टा एक तो देर हो गई, उसको जो सर्विस आनी थी 6 महीने पता नहीं साल में, ये हमें तो फिर शहबाज शरीफ बच्चे हैं जो 120 दिन में अगला कोई जो करता था उसको कर तो देता था ना, आप लोग तो उसको कितने सालों लटकाए, वो खाया नहीं है आपने तो खिला तो दिया ना, आपकी वजह से जो लटका कितने ठेकेदारों को आपने फायदा दिया, कितना सामान महंगा हुआ, पाकिस्तान का तो नुकसान हुआ। मैं सबसे पहले
गफ्फारी साहब को ये बताना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके तवज्जुह, आपके सोशल मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जब तक यहाँ पे अभी पीपी का गवर्नमेंट नहीं है, मुस्लिम लीग नून का गवर्नमेंट नहीं है, जमीयत नहीं है, फलां नहीं है, लेकिन उनकी बकायजात यहाँ पे मौजूद है ब्यूरोक्रेसी की सूरत में अभी, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट को खिलाफ करने वाली ब्यूरोक्रेसी। इन माफिया से फिर कौन मुकाबला करेगा? अगर प्राइम मिनिस्टर इतने बेबस हैं, शुगर माफिया हो, कोई माफिया, वो कहते हैं ये माफियाज का मुकाबला हम फिर कौन करेगा? क्या आवाम इन माफिया का मुकाबला करेंगे? सी पैक को इग्नोर किया जा रहा है। बलोचिस्तान की पूरी तरक्की जो है वो सी पैक पे डिपेंड करती है। उसको क्यों, इतने बड़े मंसूबे पे क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब अपना फोकस दे रहे? वो एहतसाब से निकल कर दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी तो बात करना शुरू करें सरदार साहब। बिल्कुल। अभी मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जब आप सी पैक की बात कर रहे हो, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ पे पूरे बलूचिस्तान में घूम रहा हूँ, घूम चुका हूँ और देख रहा हूँ, देख चुका हूँ, लेकिन अभी सी पैक का नाम है बलूचिस्तान में, वहाँ पे कोई भी सी पैक नहीं बन रहा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे पूरा जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको भी पता है, अभी वहाँ पे जो हाईवेज़ है, जो नेशनल हाईवे है, उनको सी पैक का नाम दिया जा रहा है। और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने अभी एक टेंडर किया था, बहुत बड़ा टेंडर जो खरबों के हिसाब से, और अभी सी पैक हकीकी मानों में बलूचिस्तान में शुरू हो चुका है और अभी उसके टेंडर भी हो चुके हैं और अभी उस पर काम भी शुरू है, कोई सलेमान से क्वेटे तक। और इस तरह अगर हालत रहा तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अवाम इमरान खान के ममनून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनून, और वो मरते दम तक उसको वोट भी देंगे और उस पर ट्रस्ट भी करेंगे। इमरान खान साहब जो है वो नौजवानों के बारे में बहुत बात करते रहे। जब वो अपोजिशन में थे तो अपने जलसों में, तकरीरों में वो हमेशा नौजवानों की बात करते थे। क्या बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए कोई ऐसा पैकेज सामने लेकर आए हैं, कोई तालीमी तब्दीली लेकर आए हैं जिससे वहाँ का नौजवान भी कामयाब हो और ऐसा हुनर उसके हाथ में आए कि वो बाकी सूबों के साथ मिलकर चल सकें? अभी बलूचिस्तान में अगर आप देखेंगे ना, बलूचिस्तान में हमेशा ज़बून आली के शिकार रहे हैं यूथ, वहाँ के नौजवान। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में आज भी NFC की मद में जितने पैसे पंजाब को मिल रहा है, जितने पैसे सिंध को मिल रहा है, जितने पैसे KPK को मिल रहा है, उतना ही पैसे बलूचिस्तान को मिल रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के हमारे नुमाइंदे जब करप्शन करते हैं, वो करप्ट है, तरक्याती कामों में या उनके भाई ठेकेदार है या उनके बेटे ठेकेदार है या किसी ठेकेदार के साथ उनकी इश्तराक है, तो मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों पे वहाँ पे कभी भी सही काम नहीं हो सकता। जब भी वो किसी को ठेका देंगे उसमें 50% के साथ सरदार जावेद साहब, आपने सुन लिया कि करप्ट वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, पहले से लोगों की इजारादारी है। इस बेबस हुकूमत का फिर क्या हल निकल सकता है, कैसे तरक्की हो सकती है? बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान इमरान खान जो है, उन्होंने पहले दिन जब आए थे उन्होंने कहा था 90 रोज़ के अंदर मैं सारा ये सीधी चीज़ें कंट्रोल कर लूँगा, 90 रोज़ के अंदर ये कर लूँगा। उसके बाद उन्होंने उसको बढ़ाया, उन्होंने कहा जी पहले 90 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने उसको एक्सटेंड किया, उसके बाद 1 साल गुजरा, उन्होंने कहा जी अब तो 1 साल में तो मैं समझ जाऊँ कि चीज़ें कैसे होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे माफियाज हैं। अब 2 साल गुजर गए, अभी भी माफियाज हैं और शायद हमें तो आगे जो लग रहा है 5 साल गुजर जाएंगे और वो फिर भी माफियाज रहेंगे। 40 साल से बलूचिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट है वो यूँ कि तू है, वो कहीं तब्दील नहीं हुई। 40 साल और आज के जो 2 साल हैं उसमें भी 42 साल ऐड कर लें तो उसके अंदर तो कोई तब्दीली आई नहीं। तो इसका मतलब है बलूचिस्तान में तो इमरान खान नाम का वज़ीर आज़म होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो वो तब्दीली नहीं ला सके। बाकी रही सेंट्रल में भी लोग जो बातें कर रहे हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। रोज़ाना आपको जो लतीफ़े आते होंगे मोबाइल के ऊपर वो भी आपको पता चल गया होगा कि हम ये करेंगे, हम करेंगे, हम भैंसें बेचेंगे, हम पता नहीं क्या कुछ कट्टे भी बेच दिए, भैंसें भी बेच दी, गाड़ियाँ भी बेच दी, आपने सारा कुछ बेच दिया। उसके बाद भी आप ना यूनिवर्सिटी बन सकी PM की, ना बलूचिस्तान के गवर्नर हाउस के अंदर पता नहीं क्या बनाना था, रेस्टोरेंट बनाना था वो बन सका, ना खैबर पख्तूनख्वा का जिसके अंदर आपकी दूसरी हुकूमत है वहाँ पे आप बना सके। पंजाब के अंदर जहाँ पे आपकी पहली हुकूमत है, आपने कहा था पहले दिन हम दीवारें तोड़ देंगे, पता नहीं कब दीवारें तोड़ के, शायद वो आपको दीवारें तोड़ने वाले ठेकेदार नहीं मिल रहे, पता नहीं क्या चाहते हैं आप। वहाँ पे तो आपकी अपनी हुकूमत है, पंजाब के अंदर आखिरी 5 मिनट रह गए मेरे पास सरदार साहब, इसका हल क्या हो सकता है? मज़ीद इलेक्शन में अगला टेन्योर आप लेने की कोशिश में हैं, हम ये सोच लें कि इस 5 साल दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान की तकदीर नहीं बदलेगी, क्या आप ये कह रहे हैं? अभी बलूचिस्तान की तकदीर उस टाइम तब्दील होगा जब उनके लोगों में उनके जहन में एक वाकई तब्दीली आएगा। लेकिन बलूचिस्तान में इस टाइम जब लोग वहाँ पे खुद ही सेलेक्ट करते हैं अपने नुमाइंदे,
वोट भी उनको देते हैं, उनमें कौम परस्त भी है, उनमें मज़हब परस्त भी है, उनमें जो हमारे बाप जो बनी हुई है इनके भी बहुत से लोग हैं। लेकिन बलूचिस्तान में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब सबसे पहले आप छागी का मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा घर है। एटमी धमाका छागी में हुआ था, नवाज शरीफ ने एटमी धमाका करवाया था, उधर कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि एटमी धमाके की वजह से लोगों के बहुत से सेहत में और उनकी ज़िंदगी में बहुत से फ़र्क आ गया और बहुत से नुकसान भी लोगों को मिल गए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइंदर गोल्ड प्रोजेक्ट भी हमारे ज़िले छागी में है, रिकॉर्डिंग गोल्ड प्रोजेक्ट भी हमारे ज़िले छागी में है। उनके अलावा कुदरती मादनियात वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे निकल रहे हैं, उनकी टैक्सेस है। और वहाँ पे आपके पास 3 बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान, ईरान के और कस्टम के मध्य में, वहाँ पे करबों के हिसाब से आपको पैसे मिल रहे हैं। अगर इन पैसों के मैं कहता हूँ 2% छागी पे बलूचिस्तान पे खर्च होते तो मैं कहता हूँ बलूचिस्तान के लोग न मरकज़ के मोहताज होते। ये कौन खर्च करेगा? जावेद साहब आखिरी 2 मिनट है, आप बताएं कि ये हुकूमत की बेबसी हमें नज़र आ रही है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, कहाँ चारों सूबों के लिए काम हो रहा है। भी हो जाते हैं, जितने भी फंड्स होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो लगते कहाँ हैं ये नहीं पता। उनके अपने शायद घरों में लगते हैं, या घरों में भी नहीं, कमरों के अंदर। वहाँ पे सुना है कि पैसों की काउंटिंग ऐसे होती है, आपका कितना पैसा है, वो कह रहा मेरा 5 कमरा, वो मेरे बाप का तो 10 कमरा पैसे, ऐसे पैसे की काउंटिंग होती है। ये बात पैसे रखता कौन है उसमें, अंदर कहाँ से आते हैं वो नहीं पता। ये बात कुछ हवाई बातें हैं, लेकिन इतने पैसे किसी के पास शायद ना हो। अभी कमरों में नहीं रखते, आप बैंकों में भी नहीं रखते, कमरों में भी नहीं रखते, कस्टम भी पे नहीं करते हैं, कहाँ जाता है। वो दरअसल बात है कि एक दफ़ा इस तरह कमरों से कुछ पैसे निकले थे, बहुत से जगहों से निकले थे, वो भी करप्शन के पैसे थे और वो भी किसी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन इस उम्मीद पे ही आवाम जिंदा है कि शायद कोई ऐसा दिन भी आए जब कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो वाकई जो तकरीरों और जलसों में नारा लगाते हैं वो मुकम्मल करके दिखा सके। ये जो तब्दीली का नारा हम लोगों ने सुना था और 2.5 साल हो गए इस तब्दीली का इंतज़ार करते हुए, दुआ ये है कि शायद अगले 2.5 सालों में ये तब्दीली हमें नज़र आ सके। APC के बाद देखते ये हैं कि अब ये जलसे, रैलियाँ और जनवरी में जो बड़ा जलसा करने जा रहे हैं इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या आवाम की जो बेसिक बुनियादी हकूक़ हैं वो हमें मिल सकेंगे, महंगाई के तूफ़ान को रोका जा सकेगा या नहीं जा सकेगा। इसके लिए एक और नशिस्त करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।